हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न जर्मनी और इटली का निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शांति और निर्माण की नीति। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर शांति एवं निर्माण की नीति अपनाई। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। यह पहले रक्त और लौह नीति में विश्वास करता था, पर बाद में इस नीति को त्याग दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को स्थापित किया था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर अधिक जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम एवं उनकी कार्यवाहियां बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रैंकफर्ट की संधि से। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑटो वॉन बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, 1879 में जर्मनी ने डैश के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया हंगरी। 1879 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। बिस्मार्क ने कहा कि यह समझौता रूसी आक्रमण को रोकेगा। उनका मानना था कि रूस दो देशों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेगा। 1882 में भले ही रूस थ्री एम्पोर्स लीग में फिर से शामिल हो गया था, जबकि ट्रिपल अलायंस में बिस्मार्क ने इटली को गठबंधन में शामिल करने के लिए अपनी सहमति दे दी। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली के बीच ट्रिपल अलायंस का गठन संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, 1882 में निम्नलिखित में से कौन से देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। अगला प्रश्न है, रोम चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुसोलिनी ने। रोम चलो का नारा इटली के फांसीवादी नेता मुसोलिनी ने दिया था। 1922 को मुसोलिनी ने अपने 10,000 शस्त्रधारी फांसीवादियों के साथ रोम शहर में आ गए। इटली के प्रधानमंत्री ने सम्राट से मार्शल लॉ लागू करने का आग्रह किया, किंतु सम्राट ने ऐसा करने से मना कर दिया। फांसीवादी सेना ने रोम पर धावा बोल दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सम्राट ने मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दे दिया। अगला प्रश्न है, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1830 के दशक में जियुसेप मेजिनी ने एकीकृत इटली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। देश विदेश में घूमने के बाद मेजिनी 1831 ईस्वी में फ्रांस पहुंचा तथा उसने युवा इटली आंदोलन नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की, जिसने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में शीघ्र ही कार्बोनारी का स्थान ले लिया। गेरिबाल्डी संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर था। 1833 में उसकी मुलाकात मेजिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में
पिएडमॉन्ट के गणतंत्र विद्रोह में भाग लिया। इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान ज्यूसेप मेज़िनी का था। हालांकि उनके सहयोगी कावूर व गैरिबाल्डी ने भी इटली के एकीकरण में अपना सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेज़िनी ने। अगला प्रश्न है, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्यूसेप मेज़िनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक व्यक्तियों का योगदान इटली के एकीकरण में था? पहला है ग्यूसेप मेज़िनी, दूसरा है कावूर, तीसरा है गैरिबाल्डी और चौथा है लुइस फिलिप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, ज्यूसेप मेज़िनी, कावूर और गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिसमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, ग्यूसेप मेज़िनी का मानना था कि इटली को छोटे राज्यों और प्रदेशों का समूह बना रहना चाहिए। कारण है, क्योंकि राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है, लेकिन आर सही है। इटली के क्रांतिकारी नेता ज्यूसेप मेज़िनी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह इटली के कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य भी था। मेज़िनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के टुकड़ों की भांति नहीं रह सकता था, अतः इन छोटे छोटे विखंडित राज्यों को जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना आवश्यक है। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड ने भी गुप्त संगठन कायम किए। अगला प्रश्न है, इटली में फासीवाद के उदय के कारण क्या था? पहला है, वर्साय की संधि से इतालवी निराश थे। दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तीसरा है, फासीवादी समाजवाद और साम्यवाद की फैलती विचारधारा से प्रभावित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। फासीवादी विचारधारा का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में मुसोलिनी के द्वारा सत्ता पर आसीन होने के बाद शुरू होता है। फासीवादी विचारधारा ने स्टेट कॉर्पोरेनिज्म पर जोर दिया था, जिसके उदय में निम्नलिखित कारण है। प्रथम विश्व युद्ध में इटली की पराजय से उत्पन्न इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति व प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई संधि, उदारवादी लोकतंत्र की असफलता, साम्यवादी विचारों का प्रसार, रूसी समाजवाद के विरोध में राष्ट्रवादी समाजवाद के विचार की लोकप्रियता, 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण इटली के आर्थिक संकट उत्पन्न होना, वर्साय की संधि से इतालवी निराश थे। फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक जियोवानी जेंटाइल थे। जेंटाइल एक प्रसिद्ध इतालवी आदर्शवादी दार्शनिक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे और इन्होंने इसे जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जियोवानी जेंटाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, 1929 के आर्थिक संकट ने इटली में फासीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है, फासीवादियों ने यहूदी समुदाय को नीचा बताया और आर्य जाति को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, फासीवाद का उदय किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली में। अगला प्रश्न है, स्टेट कॉर्पोरेनिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया? पहला है फासीवाद, दूसरा है समाजवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल वन, फासीवाद। अगला प्रश्न है, मुसोलिनी ने इटली की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु इनमें से कौन सा उपाय नहीं अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसने कारखानों में 14 घंटे प्रतिदिन का कार्य समय निर्धारित किया।
मुसोलिनी ने इटली में गद्दी प्राप्त करने के बाद इटली की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया। उसने संपन्न वर्ग पर भारी कर लगाया, कारखाना मालिक को मजदूरों का जीवन बीमा करने को कहा तथा उत्पादन के सुधार के लिए उसने निगम राज्य की स्थापना की। मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम न कराने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, इटली में फासीवाद की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 1922 के अंत तक इटली के राजा विटोरियो इनामुल तृतीय को बढ़ते राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि किसी मौजूदा पार्टी के नेता के पास नई सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं था। फासिस्टों ने मुसोलिनी को सत्ता में लाने के लिए तेजी से देश पर दबाव डाला और पूरे इटली से नागरिकों के बड़े पैमाने पर मार्च शुरू किया। ये तीनों ही सही है। फासीवाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा संगठित फासियो डी कंबेडिमेंटो का राजनीतिक आंदोलन था जो 1919 में प्रारंभ हुआ था। यह उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद की विचारधारा की अस्वीकृति पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन था। 1922 के अंत तक इटली के राजा विटोरियो इनेमुअल तृतीय को बढ़ते राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। फासिस्टों ने मुसोलिनी को सत्ता में लाने के लिए तेजी से देश पर दबाव डाला और पूरे इटली से नागरिकों के बड़े पैमाने पर मार्च शुरू किया। इस समय मौजूदा पार्टी के पास सरकार बनाने का समर्थन भी नहीं था। उस समय मुसोलिनी का प्रिय नारा था, फासिज्म निर्यात की वस्तु नहीं है। उसने घोषणा की, या तो वे हमें सरकार सौंप दे या तो हम रोम पर चढ़ाई कर लेंगे। अगला प्रश्न है, फासीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद विचारधारा की अस्वीकृति पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन है। दूसरा है, फासीवादियों ने इटली में सरकार के पिछले स्वरूप का पूरा समर्थन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, यह घोषणा किसने की थी कि या तो वे हमें सरकार सौंप दे या तो हम रोम पर चढ़ाई कर लेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुसोलिनी ने। अगला प्रश्न है, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में संचालित डासिज्म का इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में सुस्त उपाय लागू करना। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में संचालित डासिज्म एक ऐसी संस्था थी जो राष्ट्र की संपूर्ण संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती थी, नागरिकों के कर्तव्यों के अनुपालन पर जोर देती थी तथा देश एवं शासक के देव महिमा मंडन का गुणगान करती थी। अगला प्रश्न है, मुसोलिनी की प्रसरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उसने 1926 में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया था। दूसरा है, उसने 1936 में एबीसीनिया पर विजय प्राप्त की थी। इसका सही आंसर है केवल दूसरा सही है। मुसोलिनी अपनी प्रसरण नीति के अंतर्गत 1935 ईस्वी में एबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया और उस पर 1936 ईस्वी में विजय प्राप्त की। एबीसीनिया या इथियोपिया की विजय मुसोलिनी की बड़ी सफलता थी। यह विजय अभियान इसने तब किया था जब फासीवाद ने अपनी असफलता का सबसे अच्छा युग देखा था। 1930-31 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट तथा 1932 के विश्व आर्थिक सम्मेलन के भंग होने से मुसोलिनी को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर चलने का समयानुकूल अवसर मिल गया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों एवं राष्ट्र संघ की अनमनी प्रतिक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए इटली की सेनाएं आगे बढ़ती रही। जुलाई 1936 तक एबीसीनिया इटली साम्राज्य के अधीन आ गया। उसने 1939 ईस्वी में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया था। इसके पूर्व मुसोलिनी 1924 में युगोस्लाविया से फ्यूम का बंदरगाह प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, बेनिटो मुसोलिनी ने डैश में एबीसीनिया या इथियोपिया पर हमला किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935 में।
अगला प्रश्न है, किसने युगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुसोलिनी। अगला प्रश्न है, इटली में फासीवादी तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले राज्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया था। दूसरा है, जर्मनी की तुलना में सैन्य उत्पादन में निवेश बहुत अधिक था। तीसरा है, यहूदियों का उत्पीड़न फासीवाद की दमनकारी विशेषता नहीं थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला सही है। फासीवाद एक राज्य के तानाशाह द्वारा अधिनायकवादी शासन है और इसकी कुछ मानक विशेषताएं हैं। इटली के संदर्भ में राज्य के हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों को इसलिए राज्य के हित में लागू किया गया था चूँकि तानाशाह ने लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के खिलाफ उचित समझा, जो कि उदार लोकतंत्र का अभ्यास करने वाले देशों में एक प्रमुख विशेषता है। जर्मनी में सैन्य उत्पादन इटली की तुलना में अधिक था। यहूदियों का उत्पीड़न फासीवाद की दमनकारी विशेषता थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त करने वाला देश युग्म सही है? पहला है ड्यूस, इटली के नेता। दूसरा है फ्यूहरर, जर्मनी के नेता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ड्यूस शब्द इटली के नेता के लिए प्रयोग होता है। यह एक इतालवी उपाधि है। मुसोलिनी ने यह उपाधि धारण की थी। फ्यूहरर शब्द जर्मनी के नेता के लिए प्रयुक्त होता है। यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है नेता या गाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है बेनिटो मुसोलिनी फासीवाद। दूसरा है एडोल्फ हिटलर नाजीवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। फासीवाद इटली में मुसोलिनी द्वारा संगठित फांसियों का राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ। मूल रूप से यह आंदोलन उदारवाद के विरुद्ध था। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार के हर योजना में पहल हो, परंतु फिर यह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। परंतु नाजियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनते ही जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित कर दी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का सही युग्म है काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते सूर्य की किरण एक नए युग का सूत्रपात का प्रतीक था। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक था। टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी मिलने का प्रतीक था। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति थी। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह का प्रतीक था। अगला प्रश्न है, 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1904 में हुए हार्दिक समझौता में फ्रांस और इंग्लैंड शामिल था। इस समझौते ने जर्मन आक्रमण के सामने फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत की। इस समझौते के माध्यम से समुद्र में मछलियां पकड़ने एवं औपनिवेशिक सीमाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया और मिस्र पर ब्रिटेन के अधिकार और मोरक्को पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता दी गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।